गोजो बचपन में अपने ग्रैंडपा को हीना डॉल्स बनाते देखकर उनसे डीपली इंस्पायर्ड हो गया था और तब से उसने ठान लिया था कि वो सबसे बेस्ट डॉल्स बनाएगा। लेकिन लाइफ की हार्श रियलिटी यही है कि हर कोई तुम्हारे काम को अप्रिशिएट नहीं करेगा। कुछ लोग तो बस गलतियां ढूंढते रहेंगे, चाहे तुम कितनी भी मेहनत क्यों ना करो। गोजो को अपनी पहली क्रिटिसिज्म तब मिली जब उसने अपने दिल की बात अपनी दोस्त से शेयर की। उस लड़की को गोजो का इंटरेस्ट बहुत वियर्ड लगा और उसने गोजो की मेहनत की बुराई करते हुए उसे छोड़ दिया। उस दिन के बाद दोनों ने कभी बात नहीं की। शायद हमारे लिए ये एक गुजर जाने वाला मोमेंट होता, लेकिन गोजो के लिए ये बहुत पेनफुल था। वो डेवास्टेटेड था और उसी दिन से उसने अपने शौक के बारे में किसी से बात करना बंद कर दिया। अकेले रहकर वो बस अपने डॉल्स बनाने के पैशन में खो गया। गोजो के पेरेंट्स की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसके बाद से वो अपने ग्रैंडपा के साथ रहने लगा। उसके ग्रैंडपा की एक छोटी सी शॉप है जहाँ वो हीना डॉल्स बेचते हैं। ये कोई बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है, लेकिन इससे उनका गुजारा हो जाता है। ग्रैंडपा हमेशा गोजो की चिंता में रहते हैं। वो चाहते हैं कि गोजो बाहर जाए, फ्रेंड्स बनाए, लेकिन गोजो एक जेंटल और ऑनेस्ट बॉय है। वो झूठ बोलता तो नहीं, लेकिन अपने ग्रैंडपा की चिंता कम करने के लिए उसने उनसे कह दिया कि उसके कई फ्रेंड्स हैं, बस सब अपने क्लब एक्टिविटीज में बिजी रहते हैं। भले ही ये झूठ था, लेकिन इससे ग्रैंडपा की फिक्र थोड़ी कम हो गई। इसी तरह गोजो की जिंदगी चल रही थी, जहां वो हर दिन अपने डॉल्स पर काम करता था। लेकिन एक दिन सब बदल गया जब एक ब्लॉन्ड हेयर्ड गर्ल गोजो की तरफ दौड़ते हुए आई। उसका नाम था मेरिन और वो स्कूल की सबसे पॉपुलर और गॉर्जियस लड़की थी। मेरिन ने गिरने के बाद गोजो से माफी मांगी अगर उसे चोट लगी हो, लेकिन तभी उसकी नजर गोजो के हाथ पर पड़ी, एक अनयूजुअल स्टेन पर। क्यूरियस होकर उसने पूछा कि वो क्या है, लेकिन गोजो ने जल्दी से अपना हाथ पीछे कर लिया और कहा कि ये बस इंक का स्टेन है जो सुबह डॉल्स पर काम करते वक्त लग गया था। गोजो अपने पास्ट एक्सपीरियंस के कारण उसे फ्रीक्ड आउट नहीं करना चाहता था। मेरिन के जाने के बाद गोजो उसकी चीयरफुल पर्सनालिटी को एडमायर करता रहा। मरीन सिर्फ अपनी ब्यूटी की वजह से ही नहीं, बल्कि अपनी ओपन और कॉन्फिडेंट नेचर की वजह से भी पॉपुलर थी। वो अपने एनीमे और मांगा इंटरेस्ट को प्राउडली शेयर करती थी और किसी ऐसे लड़के को पसंद नहीं करती थी जो उसके शौक का मजाक उड़ाए। इसी वजह से गोजो उसे सीक्रेटली एडमायर करता था। स्कूल के बाद कुछ स्टूडेंट्स ने गोजो से अपने काम करने की रिक्वेस्ट की, क्योंकि उन्हें अपने पार्ट टाइम जॉब पर जाना था। गोजो ने बिना कोई ऑब्जेक्शन के उनका काम कर दिया। तभी मरीन क्लासरूम में आई और गोजो को देखकर उसने कहा कि लोग उसकी काइंडनेस का फायदा उठा रहे हैं। मरीन को यह पसंद नहीं था कि कोई ऐसा काम करे जो वो करना नहीं चाहता। उसने गोजो को इनकरेज किया कि वो खुद के लिए स्टैंड अप करे, क्योंकि कोई और उसके लिए ये नहीं करेगा। गोजो अभी भी मैरिन की बातों के बारे में सोचता रहता था कि हमें अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में ओपन होना चाहिए। एक दिन जब गोजो अपने डॉल्स के कपड़े सी रहा था तो उसकी सोविंग मशीन अचानक खराब हो गई। ग्रैंडपा ने उसे रिपेयर के लिए भेज दिया, लेकिन रिपेयर में कुछ दिन लगने वाले थे। इस बीच गोजो ने स्कूल के क्लब की मॉडर्न सोविंग मशीन का इस्तेमाल करना शुरू किया, जो उसकी घर की पुरानी मशीन से काफी बेहतर थी। एक दिन जब गोजो क्लब रूम में काम कर रहा था, मरीन फिर से वहां आए। गोजो घबरा गया और हड़बड़ी में उसकी डॉल गिरने लगी, लेकिन उसने उसे गिरने से पहले ही पकड़ लिया। हालांकि डॉल को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन गोजो पैनिक में आ गया और जल्दी से समझाने लगा कि ये वैसा नहीं है जैसा लगता है। मरीन को कुछ कहने से पहले ही गोजो और भी नर्वस हो गया, लेकिन मरीन तो बस इस बात से इम्प्रेस्ड थी कि गोजो कपड़े सी सकता है। उसने डॉल को गौर से देखा और उसकी तारीफ करने लगी कि ये कितनी अच्छी दिखती है। गोजो के लिए ये पहली बार था जब उसकी उम्र के किसी इंसान ने उसके डॉल्स की खूबसूरती को समझा और अप्रिशिएट किया। गोजो की खुशी उस पल में बयान नहीं की जा सकती थी। मरीन अचानक अपने कपड़े बदलकर वो आउटफिट पहनती है जिस पर वो काफी दिनों से काम कर रही थी। फिर वो गोजो को एक पिक्चर दिखाती है जिसे वो कॉपी करने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही गोजो उस तस्वीर को देखता है, उसके अंदर का आर्टिस्ट जाग उठता है। वो मैरिन के आउटफिट में कमी निकालने लगता है और उसे स्कोल्ड करता है कि उसके आउटफिट में कई डिटेल्स मिसिंग हैं जो पिक्चर से मैच भी नहीं करती। लेकिन जैसे ही गोजो को एहसास होता है कि उसकी बातें थोड़ी हार्श थी, वो तुरंत रुक जाता है और देखता है कि मैरिन की आंखों में आंसू आ गए हैं। फौरन गोजो घुटनों पर बैठकर उससे माफी मांगने लगता है, लेकिन मैरिन कूल रहती है और उस पर बिल्कुल नाराज नहीं होती। वो गोजो को बताती है कि उसे एनीमे और मांगा बहुत इंटरेस्ट है और इसी वजह से वो एक कॉस्प्लेयर बनना चाहती है, लेकिन क्योंकि उसे सिलाई करना नहीं आता, वो गोजो से उसकी मदद करने की रिक्वेस्ट करती है ताकि वो उस व्यक्ति जैसी बन सके जिसे वो एडमायर करती है। गोजो की पूरी जिंदगी में किसी ने भी उसके काम की इतनी तारीफ नहीं की थी और इसी कारण से वो खुद को मरीन का एहसानमंद महसूस करता है और उसे अपनी पूरी कोशिश करने का वादा करता है। मरीन बहुत खुश हो जाती है और एक्साइटमेंट में डांस करने लगती है। मरीन उसे एक गाइड बुक देती है ताकि गोजो कॉस्ट्यूम बनाने में मदद कर सके। वीकेंड आ रहा था तो गोजो वादा करता है कि काम मंडे से शुरू करेगा। मरीन थोड़ी निराश लगती है, लेकिन मान जाती है। अगले दिन सैटरडे को गोजो के घर की डोरबेल बजती है। वो सोचता है कि कोई कस्टमर होगा, लेकिन दरवाजा खोलने पर देखता है कि मरीन कॉस्ट्यूम के लिए आई है। वो मंडे तक इंतजार नहीं कर पाई, इसलिए उसने गोजो के शॉप का एड्रेस ढूंढा और बिना किसी हेजिटेशन के आ गई। मरीन घर में एंटर करती है और सीधे गोजो के रूम में चली जाती है। वो रूम में चारों ओर देखती है, जबकि गोजो फ्रीक आउट कर रहा होता है कि एक लड़की उसके घर में आई है। उसकी हालत तब और खराब हो जाती है जब मरीन अपने कपड़े उतारकर गोजो से मेजरमेंट लेने के लिए कहती है। जैसे तैसे गोजो अपनी हिम्मत जुटाता है और एक एक करके उसके मेजरमेंट लेने लगता है, जो वो अपने नोटबुक में लिखता जाता है। लेकिन जैसे ही बारी आती है मरीन के बस्ट साइज की, गोजो घबरा जाता है और रिक्वेस्ट करता है कि वो खुद माप ले। मरीन समझाती है कि उसे खुद मेजरमेंट लेने में हमेशा गलत रिजल्ट मिलता है, कोई और रास्ता न दे। गोजो ट्रेम्बलिंग स्टेट में उसका मेजरमेंट लेता है और फाइनली सभी मेजरमेंट्स पूरे करता है, लेकिन अपनी मेंटल पीस खोकर। मरीन जाने से पहले गोजो को उस एनीमे का डीवीडी देती है जिससे उसकी मदद हो सके। गोजो बेहद खुश होता
जाता है और रात में पूरी डेडिकेशन से एनीमे देखने लगता है। रात में गोजो के रूम से अजीब आवाजें आ रही होती हैं तो उसके ग्रैंडपा दरवाजा खोलकर देखने आते हैं। अंदर का नजारा देखकर वो स्टन्ड रह जाते हैं क्योंकि गोजो एडल्ट एनीमे को बहुत ध्यान से देख रहा होता है। गोजो कैजुअली उन्हें ग्रीट करता है और एनीमे देखना जारी रखता है। ग्रैंडपा सोचते हैं कि गोजो अब उस उम्र में आ गया है जहां उसे ऐसी चीजों का एक्सपीरियंस होगा, इसलिए वो उसे बिना टोके वापस चले जाते हैं। अगली सुबह गोजो उठता है और उसे मैरिन के नॉटी एक्ट्स के सपने आने लगते हैं। जितने भी एपिसोड्स उसने देखे थे उन्होंने अपना असर कर दिया था और अब उसे गिल्टी महसूस होने लगता है। स्कूल में गोजो मैरिन से नजरें मिलाने में भी मुश्किल महसूस कर रहा होता है और बस एक शब्द के जवाब देकर बात खत्म कर देता है। मरीन अपने दोस्तों के साथ चली जाती है लेकिन गोजो के व्यवहार को समझ नहीं पाती। कुछ लड़कियां मैरिन और गोजो की नजदीकियों को देखकर गॉसिप करने लगती हैं कि अगर मैरिन और गोजो डेट कर रहे होंगे तो ये बहुत वियर्ड होगा। वो इतनी जोर से बात करती हैं कि गोजो भी उन्हें सुन लेता है। ये सुनकर गोजो परेशान हो जाता है और जब भी मैरिन उससे बात करने की कोशिश करती है वो उसे इग्नोर करके भाग जाता है। मैरिन इस बात से दुखी होती है कि गोजो उसे क्यों इग्नोर कर रहा है। स्कूल के बाद मैरिन एक और कोशिश करती है और गोजो से पूछती है क्या वो उसके साथ हैंग आउट करेगा, लेकिन गोजो फिर से मना करके भाग जाता है। मैरिन उससे मिलने के लिए स्टेशन पर उसका इंतजार करती है और जैसे ही गोजो आता है वो उसे सरप्राइज करके पूछती है कि वो उसे इग्नोर क्यों कर रहा है। गोजो फाइनली बताता है कि उसने लोगों को उनके बारे में गॉसिप करते सुना और उसे लगता है कि इससे मैरिन की पॉपुलैरिटी पर असर पड़ेगा। मैरिन बिना किसी हेजिटेशन के गोजो से कहती है तो फिर हम डेटिंग शुरू कर देते हैं। ये सुनकर गोजो पैनिक करने लगता है लेकिन मैरिन हंसते हुए कहती है कि वो बस उसे चिढ़ा रही थी। मैरिन उसे समझाती है कि दूसरों की राय की परवाह किए बिना उसे वही करना चाहिए जो उसे पसंद हो। फिर वो गोजो का हाथ पकड़ती है और उसे शॉपिंग के लिए ले जाती है। स्टोर पहुंचकर गोजो बताता है कि उन्हें कॉस्ट्यूम कंप्लीट करने के लिए क्या क्या चीजें खरीदनी है। मैरिन गोजो की डेडिकेशन देखकर हैरान रह जाती है कि उसने 2 दिन में ही इतना काम कर लिया। बिना समय गंवाए वो शॉपिंग शुरू कर देते हैं। शॉपिंग खत्म करने के बाद वो पास के रेमन शॉप में खाना खाते हैं। जाते वक्त वो दोनों एनिमे के एक मैच्योर सीन पर कैजुअली चर्चा करते हैं जिसे देखकर पास में खड़े ऑफिस वर्कर्स हैरान रह जाते हैं कि आजकल के हाई स्कूलर्स कितनी तेजी से मैच्योर हो रहे हैं। रास्ते में मैरिन गोजो को कुछ कॉस्प्लेयर्स दिखाती है जिन्हें वो बहुत एडमायर करती है, लेकिन उसे नोटिस होता है कि गोजो उन्हें कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा। गोजो माफी मांगता है और कहता है कि उसके लिए किसी की ब्यूटी की तारीफ करना बहुत मायने रखता है। अपने ग्रैंडपा के काम को देखकर वो इतना प्रभावित हुआ था कि तब से वो किसी की ब्यूटी की कैजुअली तारीफ नहीं कर सकता। मैरिन को गोजो की ये बात बिल्कुल बुरी नहीं लगती बल्कि वो उसके ओपिनियन की इज्जत करती है। जाते जाते मैरिन गोजो को बताती है कि 2 हफ्ते में एक कॉस्प्ले इवेंट होने वाला है जिसमें वो वही कॉस्ट्यूम पहनकर जाएगी। ये सुनते ही गोजो पैनिक करने लगता है क्योंकि उसने हीना डॉल्स के लिए तो कई कॉस्ट्यूम्स बनाए हैं लेकिन किसी इंसान के लिए वो अनश्योर था कि वो इवेंट से पहले कॉस्ट्यूम कंप्लीट कर पाएगा या नहीं। मैरिन के सैड फेस की सोच उसे और भी परेशान कर देती है। घर आकर गोजो अपने ग्रैंडपा से माफी मांगता है कि उसने पहले नहीं बताया कि वो अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग करने जा रहा था। ग्रैंडपा ये सुनकर खुश होते हैं कि उनका पोता पहली बार हीना डॉल्स के अलावा भी कुछ कर रहा है। अचानक शॉपिंग बैग गिरता है और उसमें से लेग स्टॉकिंग्स का पैकेट बाहर आ जाता है। ये देखकर ग्रैंडपा शॉक में गिर जाते हैं और उन्हें इतनी चोट लगती है कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। गोजो की कजन को ये पता चलता है और वो आकर ग्रैंडपा को अपने घर आराम करने के लिए ले जाती है। ग्रैंडपा किसी पर बर्डन नहीं डालना चाहते लेकिन कुछ दिन आराम करना जरूरी होता है तो वो मान जाते हैं। स्कूल में गोजो मैरिन को इंसिडेंट के बारे में बताता है और मैरिन समझ जाती है कि ग्रैंडपा की सेहत गोजो के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। वो उसे कंफर्ट करते हुए अपना फोन नंबर देती है ताकि अगर कोई मदद की जरूरत हो तो वो उसे कॉल कर सके। गोजो नंबर एक्सचेंज करके क्लास की तरफ चला जाता है। रास्ते में उसे नोटिस बोर्ड पर मिड टर्म एग्जाम्स का नोटिस दिखता है जो अगले हफ्ते शुरू होने वाले थे। अब गोजो और भी नर्वस हो जाता है क्योंकि उसे कॉस्ट्यूम बनाना है, एग्जाम्स की तैयारी करनी है, ग्रैंडपा को हॉस्पिटल में विजिट करना है और साथ ही शॉप भी चलानी है। ये सब सोचते ही गोजो मेंटली एग्जॉस्टेड महसूस करने लगता है। अगले हफ्ते तक गोजो पूरी डेडिकेशन से अपना काम करता रहता है। आखिरकार एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं। मरीन उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन गोजो उसे इग्नोर करके चला जाता है। मरीन उसे घर पर ढूंढने जाती है लेकिन वो उसे वहां नहीं मिलता। मरीन सोचती है कि एग्जाम्स के बाद गोजो अपने ग्रैंडपा से मिलने गया होगा लेकिन असल में गोजो अपने घर पर एग्जॉस्टेड पड़ा होता है। काम के स्ट्रेस से उसकी तबीयत भी खराब हो गई थी। वो कई दिनों से ठीक से सो नहीं पाया था और उसका घर भी बिखरा हुआ था। सबसे बड़ी बात कॉस्ट्यूम भी अब तक कंप्लीट नहीं हो पाया था। गोजो को बेहद बुरा महसूस हो रहा था कि वो मैरिन की रिक्वेस्ट पूरी नहीं कर पाया जिसने उसके काम को इतना अप्रिशिएट किया था। लेकिन जैसे ही उसे मैरिन की मुस्कान याद आती है वो उठता है और काम फिर से शुरू कर देता है। कॉस्प्ले इवेंट के दिन गोजो आखिरकार कॉस्ट्यूम पूरा कर लेता है और उसे खुशी होती है कि अब मैरिन इवेंट में जा सकेगी। मैरिन भी बहुत इंप्रेस्ड होती है लेकिन वो गोजो से कहती है कि ऐसे कई और इवेंट्स होते हैं, अगर उसे और समय लगता तो भी वो खुशी खुशी इंतजार करती। मैरिन माफी मांगती है कि उसने ये पहले क्यों नहीं बताया लेकिन गोजो को अचानक एक राहत का एहसास होता है। उसे अच्छा लगता है ये जानकर कि समय था और मैरिन फिर भी इवेंट में जा सकती थी। मैरिन अचानक रोने लगती है और माफी मांगती है क्योंकि उसने सोचा था कि हर टेस्ट के बाद गोजो अपने ग्रैंडपा से मिलने जा रहा था जबकि असल में वो सारा वक्त कॉस्ट्यूम पर मेहनत कर रहा था। उसे बुरा लगता है कि उसने ऐसा सोचा। गोजो भी माफी मांगता है कि उसने ये सब उसे पहले नहीं बताया, भले ही उन्होंने एक दूसरे के कॉन्टैक्ट भी एक्सचेंज किए थे। माफी का सिलसिला खत्म होने के बाद गोजो मैरिन को कॉस्ट्यूम पहनाने में मदद करता है और आईलैशेस चुनने के लिए अपने ग्रैंडपा द्वारा बनाए गए डॉल्स की तस्वीरें दिखाता है। गोजो इन
तस्वीरों को दिखाते हुए इतने मेस्मराइज्ड हो जाता है कि वो अपने ड्रीम के बारे में बोलने लगता है कि एक दिन वो भी अपने ग्रैंडपा की तरह एक महान डॉल मेकर बनना चाहता है। लेकिन जल्दी ही उसे एहसास होता है कि वो टॉपिक से भटक गया है और वो माफी मांगता है। मारिन को इससे कोई परेशानी नहीं होती, बल्कि वो गोजो पर पूरा कॉन्फिडेंस जताती है कि एक दिन वो अपने सपने को जरूर पूरा करेगा। गोजो मैरिन के इन काइंड वर्ड्स के लिए मुस्कुराकर आभार जताता है। उसी पल मैरिन को एक अलग तरह का एहसास होता है जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। अब तक वो गोजो की तरफ अट्रैक्ट नहीं थी, लेकिन ये पल उनके रिश्ते में एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है। सब कुछ तैयार होने के बाद मैरिन कॉस्ट्यूम पहनती है और वो बेहद गॉर्जियस दिख रही होती है। मैरिन बहुत खुश और उत्साहित होती है कि ड्रेस बिल्कुल परफेक्ट बनी है। गोजो मैरिन के फोन का इस्तेमाल करके ढेर सारी फोटोज लेता है जो इतनी अच्छी होती हैं कि मैरिन वहीं पर एक कॉस्प्ले अकाउंट खोलकर उन्हें अपलोड करने लगती है। मैरिन इतनी एक्साइटेड होती है कि वो अगले दिन होने वाले कॉस्प्ले इवेंट में जाने का फैसला कर लेती है। अगले दिन दोनों इवेंट में पहुंचते हैं। मैरिन बहुत उत्साहित होती है इतने सारे कॉस्प्लेयर्स को देखकर, लेकिन गोजो थोड़ा नर्वस महसूस कर रहा होता है क्योंकि उसे लगता है कि सभी लोग उन्हें देख रहे हैं। मैरिन को लगता है कि ये शायद उसकी ड्रेस की वजह से है, लेकिन गोजो को लगता है कि लोग उसे देख रहे हैं क्योंकि वो इतनी कैजुअल ड्रेस पहनकर आया है। थोड़ी देर बाद गोजो काल्म हो जाता है और वो ऊपर की तरफ जाते हैं। तभी एक फोटोग्राफर मैरिन के पास आता है और उससे कुछ फोटोज लेने की रिक्वेस्ट करता है। मैरिन बिना किसी हिचकिचाहट के मान जाती है क्योंकि ये उसका पहला इवेंट था और वो ये मौका गंवाना नहीं चाहती थी। फोटोग्राफर के जाने के बाद और भी फोटोग्राफर्स मैरिन की तस्वीरें लेने आने लगते हैं। गोजो ये देखकर खुश होता है कि मैरिन इतना एंजॉय कर रही है, लेकिन इसी बीच गोजो को एहसास होता है कि उसने अपना वादा पूरा कर दिया है और अब मैरिन के पास उसके साथ हैंग आउट करने का कोई रीजन नहीं है। मैरिन के साथ बिताए गए इन दिनों ने उसे बहुत खुश किया था। तभी मैरिन भागती हुई आती है और घबराकर बताती है कि एक ट्रेजेडी होने वाली है। गोजो चिंतित होकर पूछता है कि क्या हुआ। मैरिन बताती है कि जब वो कल अपनी कैरेक्टर की फोटोज देख रही थी तो उसने देखा कि कैरेक्टर का बस्ट साइज उससे बड़ा था। इसे कॉम्पेंसेट करने के लिए उसने 2 न्यू ब्रेस पहने थे, लेकिन अब उसके कपड़े फटने वाले हैं और इसके साथ साथ उसकी ड्रेस काफी हैवी है और ब्लैक कलर ज्यादा हीट अब्सॉर्ब कर रहा है। बिना समय गंवाए दोनों बिल्डिंग के अंदर जाकर ठंडा करने के लिए कुछ सामान खरीदते हैं। फिर बर्स्टिंग प्रॉब्लम से निपटने के लिए गोजो उसकी ड्रेस की जाइप थोड़ी सी खोलता है। ठंडक पाने के बाद दोनों घर के लिए निकलते हैं। ट्रेन में मैरिन गोजो का धन्यवाद करती है कि उसने उसके लिए इतना कुछ किया और वो फिर से उसके साथ काम करने के लिए एक्साइटेड है। गोजो भी खुशी से भर जाता है और वादा करता है कि अगली बार वो और भी बेहतर काम करेगा। मैरिन अपना फोन निकालकर गोजो को अपनी अगली कॉस्प्ले कैरेक्टर दिखाती है, लेकिन गोजो थका हुआ और नींद में होता है। उसी हालत में गोजो मैरिन की तारीफ करता है कि आज वो कितनी खूबसूरत लग रही थी। मैरिन हैरान होती है क्योंकि उसे याद आता है कि गोजो के लिए ब्यूटीफुल शब्द कितना मायने रखता है। ये सुनकर मैरिन जोर से ब्लश करने लगती है। अगले दिन मैरिन गोजो के घर जाती है विग को धोने के लिए। गोजो उस वक्त गाइड पढ़ रहा होता है। मैरिन गोजो का चेहरा देखकर मेस्मराइज्ड हो जाती है। तभी गोजो के ग्रैंडपा अपनी ग्रैंड डॉटर के घर से वापस आते हैं और घर में एक लड़की को देखकर शॉक में आ जाते हैं। बाद में सब कुछ क्लियर हो जाता है। ग्रैंडपा इंप्रेस्ड होते हैं कि गोजो ने कितना बेहतरीन कॉस्ट्यूम बनाया है। भले ही उसमें अभी और इम्प्रूवमेंट्स की गुंजाइश है, लेकिन काम शानदार हुआ है। जब गोजो और उसके ग्रैंडपा कॉस्ट्यूम के बारे में बात कर रहे होते हैं तभी मैरिन को एहसास होता है कि वो गोजो के साथ मैडली इन लव हो गई है। उसे समझ नहीं आता कि गोजो कितना क्यूट है, लेकिन तभी अचानक मैरिन के पेट से जोर से आवाज आती है और वो शर्मिंदगी से मर जाने जैसा महसूस करने लगती है। गोजो समझ जाता है कि काफी देर हो चुकी है, इसलिए वो मैरिन के लिए डिनर बना देता है। मैरिन गोजो की मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी से बहुत इंप्रेस होती है। डिनर के दौरान ग्रैंडपा मैरिन से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछते हैं। दुख की बात यह है कि मैरिन की माँ कुछ साल पहले गुजर गई थी और उसके पिता का ट्रांसफर हो गया था, इसलिए वो ज्यादातर समय घर से दूर रहते हैं। ग्रैंडपा को मैरिन की सेहत की चिंता होती है, इसलिए वो उससे पूछते हैं कि क्या वो ठीक से खाना खा रही है। मैरिन कन्वीनियंस स्टोर से खरीदे हुए खाने की पिक्चर्स दिखाती है जिसमें वो अक्सर फ्रोजन फ्राइड राइस और फ्राइड चिकन खाती है। इसके साथ वो रोज दूध और योगर्ट भी लेती है। ग्रैंडपा उसकी सेहत को लेकर चिंतित हो जाते हैं और उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अक्सर डिनर के लिए उनके घर आया करे। मैरिन इस प्रस्ताव से बहुत खुश होती है और वादा करती है कि वो जरूर आएगी। डिनर के बाद गोजो उसे स्टेशन तक छोड़ने जाता है, लेकिन मैरिन को उससे अलविदा कहने में दिक्कत हो रही होती है। वो इस सेपरेशन को बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती और उम्मीद करती है कि जल्द ही गोजो से फिर मुलाकात होगी। अगले दिन भारी बारिश हो रही होती है और एक भीगी हुई लड़की गोजो के घर के पास रुकती है। गोजो के ग्रैंडपा उसे देखकर पहचान जाते हैं और उसे अंदर बुलाते हैं क्योंकि वो गोजो की दोस्त होती है। गोजो स्कूल से घर लौटता है और उससे पहले उसके ग्रैंडपा उसे बताते हैं कि उसका एक दोस्त उससे मिलने आया है। गोजो थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि उसकी एकमात्र दोस्त मैरिन है और वो आज अपने पार्ट टाइम जॉब में बिजी है। गोजो को लगता है कि शायद कोई चोर उसके घर में घुस आया है। सावधानी से वह उस कमरे की तरफ बढ़ता है जहाँ से रोशनी आ रही होती है। गोजो दरवाजा तेजी से खोलता है, लेकिन वहाँ एक छोटी सी लड़की को देखकर दंग रह जाता है। दोनों घबरा जाते हैं। बाद में गोजो माफी मांगता है और उससे उसकी विजिट का मकसद पूछता है। लड़की का नाम सजुना होता है और वो गोजो से एक कॉस्ट्यूम बनाने की रिक्वेस्ट लेकर आई होती है। गोजो पहले ये समझता है कि सजुना हिना डॉल्स के लिए कॉस्ट्यूम चाहती है और उसे यह जानकर खुशी होती है कि यंग लोग हिना डॉल्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं। वो साजुना से उसकी उम्र और स्कूल के बारे में पूछता है, लेकिन गोजो तब चौंक जाता है जब उसे पता चलता है कि साजुना उससे 1 साल बड़ी है। अब तक गोजो उसे मिडिल स्कूल की स्टूडेंट समझ रहा था। गोजो जल्द ही उसकी जानकारी नोट करता है और उसे हिना डॉल्स के कॉस्ट्यूम्स दिखाने ले जाता है। सजुना डॉल्स देखकर इंप्रेस होती है, लेकिन कंफ्यूज्ड भी
क्योंकि ये वो कॉस्ट्यूम्स नहीं होते जो वो चाहती थी। वो डिमांड करती है कि उसे वो कॉस्प्ले आउटफिट्स दिखाए जो उसने किसी लड़की के लिए बनाए थे। गोजो उसे बताता है कि वो प्रोफेशनल डिजाइनर नहीं है और उसने ये कॉस्ट्यूम सिर्फ अपनी दोस्त के कहने पर बनाया था। सजूना की वाइल्ड पर्सनालिटी होती है और वो गोजो को धमकी देती है कि अगर उसने उसके लिए आउटफिट नहीं बनाया तो वो प्राइवेसी ब्रीच के लिए पुलिस में शिकायत कर देगी। गोजो पैनिक कर जाता है और उसे कोई और ऑप्शन नहीं दिखता तो वो उसकी बात मान लेता है। तभी मैरिन आती है और सजूना को देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि वो सजूना की कॉस्प्ले की बड़ी फैन होती है। सजूना एक प्रोफेशनल कॉस्प्लेयर होती है जिसके 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं। मरीन उसकी सुंदरता की तारीफ करने लगती है और कॉस्प्ले से जुड़े सवालों की बौछार कर देती है। सजूना उन सवालों के जवाब देती है और मरीन थोड़ी शांत हो जाती है। फिर मरीन गोजो से रिक्वेस्ट करती है कि वो प्रिंसेस लिली का कॉस्ट्यूम बनाए क्योंकि इस कैरेक्टर का आउटफिट कहीं और उपलब्ध नहीं है और इसे बनाना काफी मुश्किल है। सजूना ने मरीन की फोटो उस कॉस्ट्यूम में देखकर ही गोजो की मदद मांगी थी। सजूना गोजो से कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करती है ताकि मेजरमेंट्स और डिटेल्स शेयर कर सके। किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग से बचने के लिए सजूना मरीन को साफ करती है कि वो गोजो से सिर्फ आउटफिट के बारे में बात करना चाहती है, न कि उसका बॉयफ्रेंड बनाने के लिए। यह सुनकर गोजो पैनिक करने लगता है और जल्दी से क्लैरिफाई करता है कि उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। जहां एक और गोजो इस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने की कोशिश कर रहा होता है, वहीं मरीन खुश होती है। मरीन भी सजूना के साथ कॉस्प्ले करने का फैसला करती है और वे मटेरियल्स और एक्सपेंसेस शेयर करने का वादा करती हैं। सजूना एक प्रोफेशनल कॉस्प्लेयर होती है जो अक्सर एक स्टूडियो रेंट करती है क्योंकि स्टूडियोज महंगे होते हैं। उसने मैरिन को भी अपने साथ स्टूडियो में शामिल होने का मौका दिया। अगले दिन गोजो मैरिन के घर डीवीडीज लेने जाता है। मरीन दरवाजा खोलती है और गोजो अंदर आता है। गोजो फ्रीक आउट कर रहा होता है क्योंकि ये पहली बार था जब वो किसी दोस्त के घर गया था और वो भी मैरिन के घर। वो बहुत नर्वस महसूस करता है और सोचता है कि जल्दी से डीवीडीज लेकर निकल जाएगा, लेकिन उसकी योजना फेल हो जाती है क्योंकि मैरिन उसे एनीमे साथ में देखने के लिए इनवाइट करती है। वे दोनों काउच पर बैठकर एनीमे देखना शुरू करते हैं। मैरिन धीरे धीरे ब्लश करने लगती है क्योंकि उसे एहसास होता है कि ये ऑलमोस्ट एक होम डेट की तरह है। घर में सिर्फ वही दोनों होते हैं और मैरिन को थोड़ा नर्वस और एक्साइटमेंट महसूस होने लगता है। वो चाहती है कि ये मोमेंट हमेशा के लिए रुक जाए, लेकिन तभी उसका स्टमक ग्राउल करता है जिससे मोमेंट टूट जाता है। गोजो समझता है कि मैरिन को भूख लगी है, इसलिए वो डिनर बनाने का इनिशिएटिव लेता है, लेकिन मैरिन खुद डिनर बनाने का फैसला करती है क्योंकि वो ये महसूस करती है कि ये लगभग एक मैरिड कपल की तरह लग रहा है। एक्साइटमेंट में वो किचन जाती है और कुछ क्रिएटिव बनाने की कोशिश करती है, लेकिन आखिर में वो सिर्फ ऑमलेट राइस बना पाती है। मैरिन अपसेट हो जाती है क्योंकि डिश वैसी नहीं बनी जैसी उसने सोची थी, लेकिन गोजो एक बाइट लेकर अमेज्ड हो जाता है कि ये कितना डिलीशियस है। मैरिन बहुत खुश हो जाती है और वादा करती है कि अगली बार और बेहतर करेगी। अगले दिन गोजो एनीमे खत्म कर लेता है और कॉस्ट्यूम बनाने पर काम शुरू करता है। उसे साजुना से एक मैसेज मिलता है कि अगले दिन स्टूडियो विजिट पर मिलने का प्लान है। अगले दिन गोजो और मरीन साजुना से मिलते हैं और वहाँ साजुना की छोटी बहन शिंजू से उनका इंट्रोडक्शन होता है। गोजो और मरीन दोनों शॉक्ड होते हैं क्योंकि शिंजू की कदकाठी साजुना से बिल्कुल अलग होती है। मरीन बिना सोचे समझे शिंजू से उसके साइज के बारे में ब्लंटली पूछ लेती है। गोजो मरीन के इस सवाल को इनअप्रोप्रिएट मानता है, लेकिन मरीन का मतलब शिंजू की हाइट से था क्योंकि शिंजू मिडिल स्कूल में होते हुए भी मरीन से लंबी होती है। शिंजू अपनी बहन की फोटोज लेने और उन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड करने में मदद करती है। वो अपने पिता की डीएसएलआर कैमरा का इस्तेमाल करती है जिससे उनकी इमेजेस बहुत बेहतरीन आती हैं। इसलिए शिंजू मरीन को भी सलाह देती है कि वो अपने कॉस्प्ले के लिए एक डीएसएलआर खरीद ले। मरीन एक्साइटेड होती है, लेकिन कैमरा के प्राइसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए वो अपने पार्ट टाइम जॉब में और मेहनत करने का फैसला करती है। मरीन क्यूरियोसिटी से पूछती है कि क्या शिंजू खुद भी कॉस्प्लेस करती है, लेकिन शिंजू मना कर देती है। थोड़ी देर और बातचीत के बाद वे स्टूडियो की तरफ जाते हैं जो एक अबैंडन्ड हॉस्पिटल होता है और एनीमे के थीम के लिए परफेक्ट सेटिंग होती है। स्टूडियो में एंटर करते ही गोजो नोटिस करता है कि सजूना थोड़ी अनकंफर्टेबल लग रही है। गोजो उससे पूछता है कि क्या सब ठीक है। तब सजूना बताती है कि उसे हॉन्टेड प्लेसेस से बहुत डर लगता है। गोजो लोकेशन बदलने का सुझाव देता है, लेकिन साजुना मना कर देती है क्योंकि ये कॉस्प्ले के लिए सबसे बेस्ट प्लेस है। गोजो को उसकी पैशन की समझ आती है और वो क्यूरियस होकर पूछता है कि उसने कॉस्ट्यूम बनाने के लिए उसे क्यों चुना, जबकि कई एक्सपीरियंस डिजाइनर्स हैं। सजूना बताती है कि जब उसने पहली बार मैरिन की फोटो उस कॉस्ट्यूम में देखी थी तो उसे लगा जैसे ये लव एट फर्स्ट साइट था। कॉस्ट्यूम इतना अच्छे से बना था कि वो उसी व्यक्ति से अपना कॉस्ट्यूम बनवाना चाहती थी। गोजो ये सुनकर खुश होता है और सजूना का हाथ पकड़कर वादा करता है कि वो अपनी बेस्ट कोशिश करेगा, लेकिन अचानक सजूना बेहोश हो जाती है क्योंकि वो एक ऑल गर्ल्स स्कूल से है और उसने कभी अपनी उम्र के किसी लड़के के साथ फिजिकल कांटेक्ट नहीं किया था। अगले दिन गर्मियों की छुट्टियों से पहले का आखिरी दिन होता है और मैरिन के कहने पर गोजो उसके साथ बीच पर जाता है। जैसे ही वे पानी में कदम रखते हैं, मरीन गोजो के रिएक्शन को देखकर हैरान रह जाती है। मजाक में वह पूछती है, क्या ये तुम्हारा पहली बार बीच पर आना है? और उसकी हैरानी तब और बढ़ जाती है जब गोजो बताता है कि हाँ, ये उसका पहला एक्सपीरियंस है। हालांकि बीच उसके घर के पास ही था, लेकिन गोजो कभी बाहर जाने के बारे में नहीं सोचता था क्योंकि वो हमेशा हीना डॉल्स बनाने के अपने स्किल को सुधारने में डूबा रहता था। मरीन खुद को रोक नहीं पाती और मजाक में पूछ बैठती है, क्या तुम इस समर सिर्फ हमारे साथ यानी जस्ट द टू ऑफ अस ट्रैवल करना चाहोगे? गोजो इस पर खुश होकर कहता है कि उसे ये आइडिया पसंद है। दूसरी ओर मरीन अंदर से फ्रीक आउट कर रही होती है, खुद को डांटती है कि उसने जस्ट द टू ऑफ अस कैसे कह दिया। 2 हफ्ते बीत जाते हैं और गर्मियों की छुट्टियां चल रही होती हैं। गोजो दोनों के आउटफिट्स पूरा कर चुका होता है और जब मरीन और सजूना उन्हें पहनती हैं तो वे बेहद खूबसूरत लगती हैं। मरीन
मैरिन खुद को देखकर इतनी अमेज्ड होती है कि उसे यकीन ही नहीं होता कि ये वही है। इसके बाद वे सब अबैंडन्ड हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ कॉस्प्ले की शूटिंग होनी थी। अस्पताल में मैरिन और साजुना शिंजू और गोजो का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन वो दोनों काफी देर से आते हैं। कुछ समय पहले की घटना पर वापस जाते हैं जब सभी पहली बार उस अबैंडन्ड हॉस्पिटल में आए थे। काम खत्म करने के बाद शिंजू कुछ स्टोर्स चेकआउट करना चाहती थी, इसलिए उसने सजुना से कहा कि वो बिना उसके घर चली जाए। सजुना के जाने के बाद गोजो ने शिंजू से फिर से उसके कॉस्प्ले में इंटरेस्ट के बारे में पूछा, क्योंकि रेस्टोरेंट में उसकी एक्सप्रेशन उसके कहे शब्दों से उलट थी। तब शिंजू ने अपनी सच्ची भावनाएं बताई। उसने कहा कि वो हमेशा से कॉस्प्ले करना चाहती थी, लेकिन उसे लगता था कि उसकी लुक्स की वजह से लोग उसका मजाक उड़ाएंगे और सजुना उससे नफरत करने लगेगी। गोजो ने उसे एनकरेज किया और कहा कि उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उसने भी पहले ऐसा ही महसूस किया था, लेकिन फिर कोई आया और उसे खुद के बारे में सोचने की हिम्मत दी। गोजो की बातें सुनकर शिंजू थोड़ी रिलैक्स्ड हो जाती है और बताती है कि वो उसी एनिमे से एक मेल कैरेक्टर का कॉस्प्ले करना चाहती है जिसमें मैरिन और सजुना काम कर रहे हैं, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि उसके कपड़े फिट होंगे। गोजो ने उसे चिंता न करने के लिए कहा और उसे अपने घर ले गया। वहाँ उसने शिंजू को अपनी स्कूल शर्ट दी और शिंजू जब उसे पहन रही थी, गोजो बाहर इंतजार करने लगा। लेकिन जैसे ही वो अंदर आया, एक ऑकवर्ड सिचुएशन पैदा हो गई और जल्द ही शर्ट का बटन गोली की तरफ हट गया। अपनी जान के खतरे का एहसास होते ही गोजो ने शिंजू के बस साइज को छिपाने का एक तरीका सोचा। कुछ इंटरनेट रिसर्च के बाद उन्होंने एक उपाय ढूंढा और उसे आजमाया। आज शिंजू विग पहनकर और थोड़ा मेकअप करके तैयार थी। अब वापस वर्तमान में जब शिंजू और गोजो हॉस्पिटल में एंटर करते हैं तो मैरिन और सजुना उन्हें देखकर हैरान रह जाती हैं। शिंजू इतनी शानदार दिख रही होती है कि वे तुरंत फोटोशूट शुरू कर देते हैं और एनिमे के सीन को रीएक्ट करने लगते हैं। फोटोशूट के दौरान साजुना प्राइवेटली गोजो का शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसकी बहन की मदद की। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी बहन को कॉस्प्ले करने का शौक है और इसलिए वो खुद को एक फेलियर महसूस कर रही थी। गोजो उसे समझाता है कि ऐसा सोचना गलत है और उसे पता है कि अपने दिल की बात किसी को बताने में कितनी हिम्मत लगती है। इसी पल में सजुना को गोजो से प्यार हो जाता है। दूसरी ओर मैरिन की फोटो लेते वक्त अचानक से शिंजू की आउटफिट मेल फंक्शन कर जाती है और उसके बस्ट का हिस्सा बाहर आ जाता है। इसके बाद वे शूट रैप अप करते हैं। घर पहुंचने के बाद शिंजू फोटोस एडिट करती है और उन्हें गोजो और मैरिन को भेज देती है। कुछ दिनों बाद गोजो और मैरिन शिबुया में समर वेकेशन का मजा लेने के लिए हैंग आउट करते हैं। गोजो ने कभी इस इलाके में कदम नहीं रखा था, इसलिए उसे थोड़ा नर्वस महसूस हो रहा था। गोजो की मेहनत की सराहना करने के लिए मैरिन उसे एक शर्ट गिफ्ट करने का फैसला करती है। जब गोजो चेंजिंग रूम में जाता है तो बाहर का सेल्समैन मैरिन को देखकर स्टंट रह जाता है, क्योंकि वो बेहद खूबसूरत दिख रही होती है। सेल्समैन ये सोचता है कि शायद गोजो उसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन जैसे ही वो गोजो को देखता है उसे उल्टी जैसा महसूस होता है। फिर भी वो कॉम्प्लीमेंट देता है कि शर्ट गोजो पर अच्छी लग रही है। हालांकि दूसरी तरफ मैरिन एक शब्द भी नहीं कह पाती, क्योंकि गोजो पर हर ड्रेस इतनी अच्छी लग रही होती है कि वो उसे समझ ही नहीं पाती कि कोई इतना अच्छा दिखने वाला इंसान कैसे हो सकता है। वो चाहती है कि वह गोजो को सारी शर्ट्स गिफ्ट कर दे, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि वह कंगाल हो जाएगी। अंत में वे दोनों एक दूसरे के लिए मैचिंग शर्ट्स खरीदने का फैसला करते हैं। इसके बाद वे रमेन और आइसक्रीम का मजा लेते हैं। सब करने के बाद वे एक इंटरनेट कैफे जाते हैं। वहाँ गोजो थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करता है क्योंकि जगह कम थी और वो मैरिन के बहुत करीब बैठा था। मैरिन उसे अपना नया मंगा दिखाती है जिसमें एक फीमेल डीमन एक ओटाकू लड़के से प्यार कर बैठती है। मैरिन उस फीमेल कैरेक्टर से बहुत प्यार करती है और उसका कॉस्प्ले करना चाहती है, लेकिन उसे लगता है कि उसके हाफ पिगटेल्स उस पर अच्छे नहीं लगेंगे और वो कैरेक्टर को खराब कर देगी। गोजो बिना किसी हिचकिचाहट के गंभीरता से उसे बताता है कि उसे अपने बारे में शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे यकीन है कि वो उस कैरेक्टर में कमाल लगेगी। मैरिन ये सुनकर ब्लश करने लगती है क्योंकि ये उसके प्यार से कही गई बात थी। मैरिन कुछ सामान लाने के लिए बाहर जाती है और जब वो चली जाती है गोजो उस कैरेक्टर के बारे में रिसर्च करने लगता है, लेकिन उसे जल्दी ही पता चलता है कि कॉस्ट्यूम बनाने के लिए इनफ डिटेल्स नहीं है और इस बार उसे अपनी क्रिएटिविटी पर डिपेंड रहना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद गोजो कॉस्ट्यूम बना चुका होता है और मैरिन के साथ एक इमारत के सामने खड़ा होता है। ये वही जगह थी जहाँ मैरिन ने फोटोशूट करने का फैसला किया था, क्योंकि ये स्टोरी के थीम से अच्छी तरह मेल खाती थी। पहले तो गोजो को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जैसे ही वे अंदर एंटर करते हैं गोजो को एहसास होता है कि ये एक लव होटल है। गोजो को जैसे ही एहसास होता है कि वो किस स्थिति में है, वो फ्रीक आउट करने लगता है। मैरिन अपने आउटफिट बदलने चली जाती है और इस बीच गोजो खुद को शांत करने की कोशिश करता है। वो टीवी चालू करता है, लेकिन जल्द ही उसे लगता है कि ये एक गलती है। फिर भी चूंकि मैरिन अभी तक बदल रही होती है, गोजो एक नजर टीवी पर डालने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही मैरिन बाहर आती है गोजो घबराकर टीवी बंद कर देता है। मैरिन अपनी कॉस्ट्यूम देखकर बहुत खुश होती है और उसकी प्रतिक्रिया देखकर गोजो भी राहत महसूस करता है। भले ही गोजो को अपने काम पर बहुत कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन मैरिन की खुशी देखकर वो खुश हो जाता है। मेकअप और बाकी सामग्रियों को लगाने के बाद मैरिन बहुत शानदार लग रही होती है। गोजो अलग अलग एंगल से उसके फोटो लेने लगता है। उसने महंगा पड़ते वक्त सभी पॉसिबल पोजेस को मार्क किया था। आखिरी पोज के लिए वो बेड पर चढ़ जाता है और मैरिन को अपने ऊपर बैठने को कहता है। मैरिन उसके ऊपर बैठती है और गोजो फोटो लेता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से फोटो शानदार निकलता है और मैरिन इससे बेहद खुश हो जाती है। मैरिन खुश होकर कहती है कि उसे आज बहुत मजा आया। तभी गोजो को अचानक एहसास होता है कि वो किस सिचुएशन में खुद को ले आया है। घबराते हुए वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से रिमोट से लाइट बंद हो जाती है और वे एक बहुत अनयूजुअल पोजीशन में पहुंच जाते हैं। अजीब तरह से दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और लगभग किस करने वाले होते हैं, लेकिन तभी अचानक
टेलीफोन की घंटी बजती है। गोजो फोन उठाता है और उन्हें बताया जाता है कि उनका टाइम खत्म हो गया है। मरीन ब्लश करते हुए सोचती है कि काश फोन नहीं बजा होता। बाद में दोनों अपने कपड़े बदलते हैं और घर की ओर लौटते हैं। अगले दिन मरीन के घर में वो अपना होमवर्क कर रही होती है और गोजो उसकी मदद कर रहा होता है। जब वो होमवर्क खत्म कर लेती है तो दोनों एक हॉरर मूवी देखने का फैसला करते हैं। ये मरीन थी जिसने मूवी का जॉनर चुना था और वो शुरू में बहुत काम लग रही थी, लेकिन गोजो के लिए ऐसा नहीं था। जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है मरीन की सारी कामनेस गायब हो जाती है और वो बेहद डर जाती है, जबकि दूसरी ओर गोजो मूवी का बहुत मजा ले रहा होता है। अगला दिन गर्मियों की छुट्टियों का आखिरी दिन होता है और गोजो मरीन से फायरवर्क्स फेस्टिवल में मिलने जाता है। कुछ समय बाद मरीन युकाटा पहनकर आती है और उसे देखकर गोजो बुरी तरह ब्लश करने लगता है। मरीन उसकी रिएक्शन नोटिस करती है और उसका दिल भी जोर से धड़कने लगता है। फायरवर्क्स शुरू होने में कुछ समय होता है तो उससे पहले वे काफी सारा खाना खरीदते हैं। अंत में फायरवर्क्स शुरू होते हैं और वो सीन बहुत खूबसूरत होता है। गोजो, जिसका ये पहली बार था, फायरवर्क्स देखकर सरप्राइज्ड हो जाता है, क्योंकि पहले वो हमेशा हीना डॉल्स बनाने में बिजी रहता था, लेकिन आज वो बहुत खुश था कि उसने मरीन के साथ ये खास पल साझा किया। इतना चलने के बाद मरीन के पैर दुखने लगते हैं। गोजो बैंडेजेस लाने की कोशिश करता है, लेकिन मरीन उसे रोकती है और गोजो की पीठ पर चढ़ जाती है। पहले गोजो बहुत नर्वस महसूस करता है, लेकिन जल्द ही वो शांत हो जाता है और मरीन को अपनी पीठ पर उठाए स्टेशन की ओर बढ़ता है। रास्ते में मरीन सजेशन देती है कि अगले साल वे किसी अलग जगह पर जाकर फायरवर्क्स देखें। गोजो इससे सहमत होता है और ये जानकर खुश होता है कि वे अगले साल भी साथ होंगे। घर पहुंचने के बाद जब गोजो सोने ही वाला होता है तभी उसे मरीन का फोन आता है। मरीन बहुत डर गई होती है क्योंकि उसने हॉरर मूवी देखी थी और उसे डर था कि कोई मिरर से निकल कर आ जाएगा। मरीन उससे रिक्वेस्ट करती है कि क्या वो सोने से पहले थोड़ी देर बात कर सकते हैं। गोजो सहमत हो जाता है और घंटों तक वे अपनी जिंदगी के मोमेंट्स और एक्सपीरियंसेस को एक दूसरे से शेयर करते रहते हैं। गोजो थकान से ड्राउजी हो रहा होता है और मरीन की कहानियों को सुनते हुए कभी कभार एक शब्द का जवाब दे देता है। कुछ समय बाद मरीन गोजो की सोने की आवाज सुन सकती है। इस मौके का फायदा उठाते हुए मरीन धीरे से अपने प्यार का इजहार करती है और गोजो को गुड नाइट कहती है। गोजो एक एनिमे देख रहा होता है जिसमें सुकोनो कंपनी की 3 फीमेल असैसिन्स को अकात्सुकी सिंडिकेट के बॉस को एलिमिनेट करने का टास्क मिलता है। उनकी मिशन उन्हें एक बड़े से कसिनो तक ले जाती है जहां अकात्सुकी का बॉस गैम्बलिंग में बिजी होता है, लेकिन उसकी हालत खराब होती जा रही होती है क्योंकि आज वो एक भी गेम नहीं जीत पा रहा। ऊपर से उसका एक सबॉर्डिनेट उसे मजाक में उड़ा देता है, खुद एक महंगा डिजर्ट खाते हुए। दूसरी तरफ तीनों असैसिन सामने वाली बिल्डिंग में बैठी होती है और अपने टारगेट पर नजर रख रही होती है। वो तीनों अपने लो सैलरी को लेकर भुनभुनाती है और अमीरों की लग्जरियस लाइफ को देखकर थोड़ी जेलस भी हो जाती है, लेकिन फिर उन्हें याद आता है कि वो यहाँ चिल करने नहीं काम करने आई है। तभी अरिशिया अचानक से एक बॉम्ब निकालती है जो उसने सीक्रेटली कंपनी के प्रेसिडेंट से चुरा लिया होता है। बिना किसी को बताए मैगी उस बॉम्ब की फ्यूज जला देती है और पूरी टीम टेंशन में आ जाती है क्योंकि किसी ने भी उसे थ्रो करने का प्लान नहीं बनाया था। कुमारी तुरंत सोचती है कि अब क्या किया जाए। वो इमेजिन करती है कि अगर वो बॉम्ब को सही तरीके से फेंक दे तो वो सीधा कैसीनो के अंदर जाकर टारगेट को उड़ा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। कुमारी गलती से वो बॉम्ब अपनी ही बिल्डिंग में गिरा देती है और ब्लास्ट के बाद तीनों हवा में उड़ जाती हैं, एकदम कॉमेडी कार्टून वाइब में। गोजो ये सब देखकर टोटली ब्लोन हो जाता है। उसे लगता है ये एनीमे तो नेक्स्ट लेवल है। थोड़ी देर बाद स्कूल में ब्रेक के दौरान गोजो और मैरिन एक साथ सककॉम का अगला एपिसोड देखते हैं। गोजो एडमिट करता है कि उसे ये एनीमे काफी एंटरटेनिंग लग रहा है और उसे याकुजा कैरेक्टर्स हमेशा की तरह मजेदार लगते हैं। तभी स्क्रीन पर अरिशिया आती है और मैरिन एक्साइटमेंट में वीडियो पॉज करके अनाउंस करती है कि वो उसका अगला कॉस्प्ले प्लान कर रही है। मैरिन अरिशिया का वो सीन फिर से इनैक्ट करती है जिससे उसे वो कैरेक्टर पसंद आया। वो बताती है कि अरिशिया की उस मोमेंट में रिएक्शन ने उसे बहुत अट्रैक्ट किया। इसके बाद मैरिन बनी थीम वाले कॉस्ट्यूम्स की बात करने लगती है जो शो में बार बार दिखाई देते हैं। वो अलग अलग एपिसोड्स में आए वर्जन्स को पॉइंट आउट करती है और कहती है कि ऐसा टेस्ट रखना टोटली नॉर्मल है। वो ये भी बोलती है कि कई एनीमे और दूसरे मीडिया में बनी गर्ल्स को एक विजुअल अट्रैक्शन की तरह यूज किया जाता है। गोजो इमेजिन करने लगता है कि मैरिन जैसी और भी बनी गर्ल फैंस की एक पूरी कम्युनिटी हो सकती है। मैरिन बताती है कि बनी कॉस्ट्यूम्स हैलोवीन में भी काफी पॉपुलर चॉइस बन गए हैं और इसे एक क्लासिक स्टाइल माना जाता है। उसी मोमेंट में गोजो के माइंड में इंस्पिरेशन की एक स्पार्क जलती है। उसे एक परफेक्ट क्राफ्टेड हीना डॉल की ब्यूटी याद आ जाती है। वो इंस्टेंटली मैरिन से प्रॉमिस करता है कि वो आज ही एनीमे पूरा देखकर अरिशिया का कॉस्ट्यूम डिजाइन करना स्टार्ट कर देगा। मैरिन उसे रिमाइंड कराती है कि ज्यादा मेहनत मत करना। फिर वो सोचने लगती है कि क्या एक नया स्टूडियो बुक करना चाहिए फोटोशूट के लिए। स्टूडियो का नाम सुनते ही गोजो के दिमाग में एक ऑकवर्ड मेमोरी फ्लैश होती है पिछले होटल स्टूडियो एक्सपीरियंस की, इसलिए इस बार कोई भी मिस्टेक ना हो। गोजो रिक्वेस्ट करता है कि मैरिन पहले स्टूडियो की पिक दिखा दे। मैरिन उसे उनकी दोस्त सुजुका द्वारा भेजी गई एक कॉस्प्ले फोटो दिखाती है जिसमें प्रेसिडेंट लूना है। वो एक्साइटेड होकर बताती है कि वो वही स्टूडियो रेंट करने वाली है जहां वो फोटो ली गई थी। अचानक मैरिन गोजो को पॉकी ऑफर करती है, लेकिन नॉर्मल वे में नहीं। वो खुद के मुंह में रखा पॉकी का एक एंड उसे पकड़ने को कहती है। गोजो इंस्टेंटली ब्लश कर जाता है क्योंकि मैरिन पास आ रही होती है। तभी एक तेज चॉम्प की आवाज आती है। मैरिन पूरी पॉकी खा जाती है। गोजो उसे फिर से छेड़ने के लिए डांटता है और मैरिन उसकी रिएक्शन पर बस हंसती है। कुछ देर बाद गोजो पूरी तरह से एनीमे में लॉस्ट होता है जो उसके फोन पर चल रहा होता है। मैरिन उसे क्वाइटली ऑब्जर्व करती है स्माइल करते हुए, लेकिन उनका चिल मोमेंट जल्दी ही टूट जाता है जब एक जानी पहचानी आवाज आती है। नो स्टॉक रूम के पास आ जाती है जहां वो लोग बैठे होते हैं। जैसे ही वो सीढ़ियों से कॉर्नर
कॉर्नर मोड़ती है। वो गोजो को वेव करती है। मरीन तुरंत उठती है और नो उसे मैसेजेस का रिप्लाई न देने के लिए डांट देती है। टेंशन कम करने के लिए मैरिन उसे पॉकी देती है और वो ट्रिक इंस्टेंटली काम कर जाती है। नो का मूड लिफ्ट हो जाता है। फिर मारिन गोजो को बताती है कि वो लोग लंच के लिए जा रहे हैं और गोजो कैजुअली हाँ बोल देता है। उसका ध्यान वापस एनिमे की तरफ चला जाता है। वीकेंड पर मरीन ट्रेन पकड़कर गोजो के घर की तरफ जा रही होती है। उसके हाथ में गोजो का वो मैसेज होता है जो उसने रात को भेजा था। उसे बार बार पढ़ रही होती है। थोड़ी नर्वस और एक्साइटेड लगती है। गोजो कभी इनवाइट भेजता नहीं तो ये उसके लिए प्लेजेंट सरप्राइज था। दिल में थोड़ा डेट वाला एक्साइटमेंट भी था, लेकिन जैसे ही वो पहुंचती है गोजो का मूड पूरी तरह डल दिखता है। मरीन को जल्दी ही पता चल जाता है ये इनविटेशन रोमांटिक नहीं था बल्कि कॉस्ट्यूम से जुड़ी प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए था। मरीन अपनी डिसअपॉइंटमेंट छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके चेहरे का ऑकवर्ड एक्सप्रेशन सब कह जाता है। गोजो तो नोटिस भी नहीं करता। वो सीधा कॉस्ट्यूम सेटअप की तरफ बढ़ जाता है और बताता है कि प्रॉब्लम क्या है। कॉस्ट्यूम का अपर पार्ट बार बार नीचे सरक रहा है, चाहे वो कितना भी कोशिश करे। मरीन सजेस्ट करती है कि इनविजिबल स्ट्रैप्स लगाकर उसे फिक्स किया जा सकता है। विजुअलाइज कराने के लिए वो फैब्रिक को उस जगह होल्ड करके दिखाती है जहां स्ट्रैप्स होने चाहिए। गोजो आगे एक्सप्लेन करता है कि स्ट्रैप लगाने से वेस्ट का हिस्सा थोड़ा नीचे लटकने लगता है। तब मैरिन बताती है कि अक्सर हम क्लिप्स यूज करते हैं ताकि कॉस्ट्यूम की फिटिंग टाइट हो जाए और एक सेक्सी लुक मिल सके, लेकिन गोजो उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल लुक देता है। फिर भी वो प्लान के लिए रेडी हो जाता है। मैरिन कोट को मेन कॉस्ट्यूम के ऊपर रखती है और एक्सप्लेन करती है कि टेल कोट उस स्ट्रैप को कवर कर सकता है। वो सजेस्ट करती है कि वो लोग अभी जाकर स्ट्रैप्स ले आएं। गोजो उसके इस एंथुसियाज्म से काफी इंप्रेस्ड हो जाता है। फिर दोनों एक बुटीक ड्रेस स्टोर पहुंचते हैं जहां गोजो अपना स्केच एक ओल्डर सेल्समैन को दिखाता है। ओल्ड मैन स्केच को ऑब्जर्व करता है। रिवीलिंग बनी कॉस्ट्यूम देखकर थोड़ी हेजिटेशन से गोजो से पूछता है ये किसके लिए है, और गोजो कैजुअली बोलता है मेरे लिए। ओल्ड मैन और भी कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन फिर खुद को समझाता है कि आजकल लोग जेंडर के हिसाब से नहीं अपने कंफर्ट के हिसाब से पहनते हैं। गोजो की सिंसियर आंखों को देखकर वो स्माइल करता है और कहता है तुम इसमें ग्रेट लगोगे। तभी मैरिन शॉप में एंट्री मारती है और पूछती है स्ट्रैप्स मिल गए क्या। क्लर्क का चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है क्योंकि अब उसे रियलाइज होता है कि उसने सिचुएशन को पूरी तरह गलत समझा था। मैरिन तो इस पर टीजिंग मोड में चली जाती है और बोलती है वैसे गोजो को बनी कॉस्ट्यूम में देखना कूल रहेगा। स्टोर ब्राउज करते वक्त क्लर्क एक सजेशन देता है। वो स्केच पर मार्क करके बताता है कि कोर्सेट बोनिंग कैसे काम करता है, जिससे कॉस्ट्यूम का स्ट्रक्चर मेंटेन होता है और प्रॉपर सपोर्ट मिलता है। गोजो उस आइडिया से एकदम स्ट्रक हो जाता है क्योंकि उसने एनिमे को ही रेफरेंस माना था जिसमें ये टेक्निकल डिटेल दिखाई ही नहीं गई थी। मैरिन थोड़ी सैड दिखती है क्योंकि ये आइडिया उसके ओरिजिनल सजेशन से बेटर था। गोजो और क्लर्क दोनों थोड़े कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि मैरिन अपसेट क्यों है, लेकिन गोजो को याद आता है कि उन्होंने पहले भी एक कॉर्सेट पे काम किया था पर इस बार बेसिक रिसर्च करना ही भूल गया। गोजो खुद से डिसअपॉइंटेड फील करता है और सोचता है कि अब वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया है। पहले वो हर छोटी चीज रिसर्च करता था, अब सीधे काम में कूद जाता है। क्लर्क उसे काइंडली समझाता है गलती करना भी प्रोसेस का हिस्सा है, हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है। वापस घर आकर गोजो तुरंत कॉर्सेट बोन लगाकर स्टिचिंग शुरू कर देता है। फिर वो मैरिन से कहता है ट्राई इट ऑन, देखो सही फिट हो रहा है या नहीं। मैरिन चेंज करने अंदर जाती है और गोजो बाहर वेट कर रहा होता है थोड़ा नर्वस फील करते हुए। तभी अंदर से मैरिन की आवाज आती है हेल्प करो। गोजो पैनिक हो जाता है और सीधा रूम में घुस जाता है और वहीं फ्रीज हो जाता है। मैरिन ने कॉस्ट्यूम पहन लिया होता है बट प्रॉब्लम ये थी कि आउटफिट बिकिनी स्टाइल का है और उसके नीचे की पैंटीज साफ दिख रही होती हैं। गोजो झट से बाहर निकल जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। मैरिन अंदर से बोलती है कुछ तो हेल्प करो यार, आई डोंट नो क्या करूं अब। फिर आता है शूट का दिन। दोनों स्टूडियो पहुंचते हैं जो पूरी तरह से कसिनो थीम से सेटअप किया गया होता है। मैरिन बोलती है मैं जाकर कॉस्ट्यूम पहनती हूँ और गोजो इस मौके का यूज करता है सेट को प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करने के लिए। उसे रियलाइज होता है कि कॉस्प्लेयर्स क्यों इतनी मेहनत करते हैं परफेक्ट लोकेशन चूज करने में। प्रॉप्स और सीनरी की डिटेलिंग देखकर उसे हीना डॉल्स की याद आ जाती है जहां हर डॉल को एक ऑर्नेट स्टेज पे डिस्प्ले किया जाता है पूरे सेटअप के साथ। कुछ मिनट बाद मैरिन ड्रेसिंग रूम से बाहर झांकती है और गोजो से पूछती है तू सच में इस कॉस्ट्यूम को लेकर ठीक है ना। वो उसे पिछली बार के रिवीलिंग शूट की याद दिलाती है। गोजो थोड़ा नर्वस होता है लेकिन धीरे से कहता है हाँ, जब तक मैं खुद को फोकस करने की याद दिलाता रहूं तब तक सब ठीक है। मैरिन मुस्कुराती है और उसे भरोसा दिलाती है कि उसने इस बार स्किन एक्सपोजर मिनिमाइज करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रिपेयर किया है। वो फिर से अंदर चली जाती है और लगभग 5 मिनट बाद फुल कॉस्ट्यूम पहनकर बाहर निकलती है, इस बार नीचे एडिशनल स्टॉकिंग्स की लेयर्स के साथ। मैरिन खुद को एडमायर कर रही होती है लेकिन गोजो उसे देखकर हैरान रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि इससे स्किन एक्सपोजर कैसे कम हुआ है। मैरिन हंसती है और जो उसकी स्किन जैसी लग रही होती है उसे हल्के से खींचकर दिखाती है कि वो एक्चुअली स्किन कलर्ड स्टॉकिंग्स की एक नई लेयर है। फिर वे लोग शूट शुरू करते हैं लेकिन गोजो का फोकस पूरी तरह से टूट चुका होता है। कॉस्ट्यूम अभी भी उसे काफी रिवीलिंग लग रहा होता है और वो बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। मैरिन कवर अप की पूरी कोशिश कर रही होती है लेकिन फिर वो एक्साइटमेंट में सजेस्ट करती है चलो अब चाइनीज थीम वाले बैकड्रॉप पर चलते हैं, और वो उधर दौड़ जाती है। उसे यह पता ही नहीं होता कि उसके मूवमेंट्स कितने ज्यादा सजेस्टिव लग रहे हैं जिससे गोजो और भी अनकंफर्टेबल हो जाता है। खुद को संभालने के लिए गोजो अपना फोन एक तरफ रखता है और पास की दीवार के पास जाकर खड़ा हो जाता है, मन ही मन खुद से फोकस की भीख मांगते हुए। आखिरकार वो शॉर्ट ब्रेक का अनाउंसमेंट करता है। मैरिन उस टाइम पर फोटोज चेक करती है और रिजल्ट्स देखकर सुपर एक्साइटेड हो जाती है। फिर वो एक और बनी कॉस्ट्यूम की बात करती है जो वो आने वाली हैलोवीन पार्टी के लिए पहनने वाली है। साथ ही वो एक दूसरे कैरेक्टर के स्टॉकिंग्स की बात भी करती है और बताती है कि नेट स्टॉकिंग्स बाकी स्टॉकिंग्स से कैसे अलग दिखते हैं। वो जो एडमिट
एडमिट करता है कि उसे नेट स्टॉकिंग्स के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है और वो नहीं समझ पाता कि इनमें खास क्या होता है। मरीन बिना टाइम वेस्ट किए अपना फोन निकालती है और उसे एग्जांपल्स दिखाने लगती है। फिर कैजुअली मेंशन करती है कि वो हैलोवीन पार्टी में अपने दोस्तों के साथ जा रही है और गोजो को भी इनवाइट करती है। साथ में ये भी कहती है तू भी ड्रेसअप करना। पार्टी वाली रात फाइनली आ जाती है और सभी लोग कॉस्ट्यूम्स में तैयार रहते हैं कैरोके और फन नाइट के लिए। मरीन अपने यूजुअल फ्रेंड ग्रुप के साथ होती है और गोजो भी उनके साथ आता है। वो बनी मास्क सूट में होता है। लड़कियां रिलीफ फील करती हैं कि उनके साथ लड़के हैं, नहीं तो पूरी रात कोई ना कोई उन्हें परेशान करता रहता। एक पॉइंट पर मरीन गोजो को करोके माइक देती है लेकिन वो पोलाइटली मना कर देता है और कहता है मुझे बस फ्लावर प्रिंसेस का थीम सॉन्ग आता है। ग्रुप और फोटोज लेता है और मेरिन उसे फ्रेम में खींचने की कोशिश करती है लेकिन वो मना कर देता है। बातों के दौरान मेरिन की एक दोस्त उसकी तारीफ करती है और कहती है मैंने सुना है कि लोग कहते हैं मेरिन बहुत क्यूट है। ये सुनकर ग्रुप का एक लड़का थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो जाता है। उसने हैलोवीन के लिए क्रॉस ड्रेस किया होता है और वो चाहता था कि स्पॉटलाइट उसी पर हो। गोजो सब चुपचाप ऑब्जर्व कर रहा होता है और सोचता है कि मैं यहाँ आया ही क्यों। उसे लगा था कि वो कुछ नए कॉस्प्लेयर्स से मिलेगा और कुछ नया सीखने को मिलेगा, लेकिन मेरिन का ग्रुप तो कॉस्प्लेयर्स से बना ही नहीं है। फिर बात गोजो की तरफ मुड़ती है। बाकी लोग जेन्युइनली सरप्राइज्ड हो जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि ना सिर्फ मेरिन का कॉस्ट्यूम गोजो ने डिजाइन किया है बल्कि उसका मेकअप भी उसी ने किया है। वो क्रॉस ड्रेसिंग लड़का गोजो से पूछता है तूने ये सब कहाँ से सीखा, और फिर कैजुअली बोलता है लड़कों का सोइंग और मेकअप में इंटरेस्टेड होना थोड़ा अनयूजुअल होता है। ये सुनकर गोजो के पुराने मेमोरीज ट्रिगर हो जाते हैं। उसे वो टाइम याद आता है जब उसे उसके इंटरेस्ट्स के लिए टीज किया जाता था और उसे अकेला महसूस कराया जाता था। लेकिन तभी ग्रुप का एक और लड़का बोलता है आजकल तो ये सब बहुत नॉर्मल हो गया है, मेरा भाई भी ब्यूटी इंडस्ट्री में है। मरीन प्राउडली कहती है गोजो के घर वाले हिना डॉल्स बनाते हैं। ये सुनकर सब लोग और ज्यादा इंप्रेस्ड हो जाते हैं, स्पेशली वो क्रॉस ड्रेसर जो कहता है मैंने हमेशा से हिना डॉल आर्टिजन्स को एडमायर किया है। काफी टाइम बाद गोजो पहली बार पूरी तरह से स्पीचलेस रह जाता है। ये साइलेंस शर्म की वजह से नहीं बल्कि इस फीलिंग से होती है कि उसे फाइनली एक्सेप्ट किया जा रहा है। जैसे ही गोजो थोड़ा रिलैक्स होने लगता है नोआ गाना गाते हुए कैजुअली पूछ लेती है कि क्या वो मेरिन को डेट कर रहा है। गोजो इतना चौंकता है कि सीधा अपने कॉस्ट्यूम के होल से ड्रिंक बाहर थूक देता है। उसी टाइम रूम में सोडा का ब्लास्ट सा हो जाता है और सबका ध्यान गोजो की तरफ चला जाता है। सबकी आंखें क्यूरियोसिटी से फटी की फटी रह जाती हैं। गोजो एकदम पैनिक में आ जाता है और तुरंत साफ इनकार कर देता है कि वो मेरिन को डेट नहीं कर रहा। उसके शब्द लड़खड़ाने लगते हैं और एम्बैरेसमेंट से उसका फेस पूरा लाल हो जाता है। मेरिन बीच में आती है और गोजो को जेंटली बाहर ले जाती है। बोलती है कि अब उसका कॉस्ट्यूम सोडा से भीग चुका है तो उसे चेंज करना चाहिए। गोजो जब बाथरूम में खुद को साफ कर रहा होता है तो वो अपने और मेरिन के रिश्ते के बारे में थोड़ा डीप सोचने लगता है। चाहे वो दोनों कितना भी टाइम साथ बिताएं, गोजो को लगता है कि उनकी स्टोरी कभी रोमांटिक नहीं हो सकती। उसके हिसाब से वो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और मेरिन उसके बस से बाहर है। बाहर मेरिन मास्कोट के हेड से सोडा साफ कर रही होती है और उसके हाथ ऐसे चल रहे होते हैं जैसे उसकी अटेंशन कहीं और हो। गोजो के रिएक्शन से वो बहुत शॉक्ड तो नहीं होती लेकिन फिर भी उसके दिल में थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट सेटल हो जाती है। हाँ, वो दोनों कपल नहीं है लेकिन जिस तरह गोजो ने इतनी जल्दी और स्ट्रांगली डिनाई किया वो बात मेरिन को थोड़ा हर्ट करती है। उसे लगने लगता है कि शायद गोजो उसे पसंद नहीं करता या उसके साथ होने का थॉट उसे अनकंफर्टेबल फील कराता है। वो अभी पूरी तरह साफ भी नहीं कर पाती कि तभी दो अननोन लड़के आते हैं और मेरिन से बात करने की रिक्वेस्ट करते हैं। गोजो जब बाथरूम से बाहर आता है तो हॉलवे को खाली पाकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। फिर दूर से वो मेरिन को दो अजनबी लड़कों के साथ बात करते हुए देखता है। गोजो के दिमाग में वर्स्ट केस सिनेरियो आता है और उसे लगता है कि वो लोग मेरिन पर लाइन मार रहे हैं। वो बिना सोचे समझे दौड़ता है, सीधा एक ब्लॉन्ड गाय को धक्का देकर उसका हाथ पकड़ लेता है और डिक्लेयर करता है कि मेरिन की जगह वो खुद ले लेगा। दोनों लड़के एकदम कंफ्यूज्ड होकर उसकी तरफ देखने लगते हैं। कुछ ही सेकंड्स में सीन थोड़ा क्लियर होने लगता है और दोनों एक्सप्लेन करते हैं कि उनका कोई रोमांटिक एजेंडा नहीं है। मरीन हंसते हुए बताती है कि वो दोनों एक्चुअली उसके हेयर स्टाइलिस्ट्स हैं, हिकारू और मनाबू, और दूर से उसे पहचान गए थे। हिकारू मरीन के बालों की हालत देखकर थोड़ा नाराज हो जाता है और उसे नेग्लेक्ट करने के लिए लाइटली डांटता है। मरीन हंसती है और मनाबू फिर हिकारू को ओल्ड हैक बोलकर टीज करता है जिससे दोनों स्टाइलिस्ट्स के बीच एक क्यूट सी लड़ाई शुरू हो जाती है। गोजो को पूरा सीन अब समझ आता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो साइलेंटली वापस अपने मैस्कॉट कॉस्ट्यूम में घुस जाता है और एकदम चुपचाप बैठा रहता है। मेरिन उसे चीयर करने की कोशिश करती है लेकिन गोजो खुद से इतना डिसअपॉइंटेड होता है कि कुछ सुनने की हालत में नहीं होता। मेरिन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उसे वो मोमेंट याद आ जाता है जब गोजो बिना कुछ सोचे उसकी प्रोटेक्शन में कूद पड़ा था, चाहे वो मिसअंडरस्टैंडिंग ही क्यों ना हो। उस टाइम गोजो ने हेजिटेट नहीं किया था। मेरिन हल्का सा ब्लश करते हुए क्वाइटली उसके मास्क पर एक सॉफ्ट सा किस कर देती है। उसी टाइम गोजो उसकी तरफ मुड़ता है। उसे लगता है शायद मेरिन उस पर गुस्सा है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसने कुछ आवाज सुनी हो, टंग क्लिक जैसी। मेरिन अचानक से फ्रीज हो जाती है। उसे रियलाइज होता है कि वो किस की साउंड थी। वो पूरी तरह लाल पड़ जाती है और बिना कुछ कहे तेजी से वहां से निकल जाती है। सीडी रूम में वापस जाने से पहले मेरिन को अचानक से छींक आ जाती है। अगले दिन स्कूल में टीचर अनाउंस करता है कि मेरिन एब्सेंट है। पूरी क्लास अचानक विस्पर करने लगती है क्योंकि मेरिन का स्कूल मिस करना बहुत रेयर होता है। इस बीच गोजो अपने फोन पर साइलेंटली एक मैसेज टाइप करता है उसकी हेल्थ को लेकर कंसर्न में, लेकिन मेरिन की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता जिससे गोजो और भी ज्यादा एंग्शियस और डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है। उसका पूरा फोकस उस अनरीड मैसेज पर होता है और वो क्लास में कुछ भी ध्यान से नहीं कर पाता। टाइम बीतता जाता है और उसकी चिंता बढ़ती जाती है। आखिर में वो डिसाइड करता है कि स्कूल खत्म होने से पहले ही
कि वो मैरिन के घर चला जाएगा। जैसे ही मैरिन दरवाजा खोलती है, गोजो को देखकर एकदम शॉक्ड हो जाती है। गोजो सॉफ्टली एक्सप्लेन करता है कि वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकता, स्पेशली जब वो अकेली रहती है और उसके पेरेंट्स साथ नहीं होते। गोजो ये भी बताता है कि उसने खुद को बीमार बोलकर स्कूल छोड़ दिया ताकि वो मैरिन की हेल्प कर सके। मैरिन कुछ बोल भी नहीं पाती कि अचानक से उसके घुटने जवाब दे देते हैं और वो गोजो की बाहों में गिर जाती है। गोजो एकदम पैनिक में आकर उसे उठाकर उसके अपार्टमेंट के अंदर ले जाता है। अंदर जाकर उसे पता चलता है कि मैरिन पूरी तरह पसीने से भीगी हुई है और उसे अर्जेंटली कपड़े बदलने की जरूरत है। मैरिन धीरे से कहती है कि वो नियर बाय लॉन्ड्री बास्केट से कोई भी कपड़ा निकाल ले। गोजो थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हुए बास्केट के पास जाता है और सबसे ऊपर जो टी शर्ट रखी होती है वो एक एनिमे ग्राफिक वाली होती है। वो जल्दी से और नीचे हाथ डालता है और उसे एक प्लेन लॉन्ग स्लीव्ड शर्ट मिल जाती है। किचन में गोजो ने सारे इंग्रेडिएंट्स टेबल पर रख दिए जो उसने मार्केट से खरीदे थे और फिर धीरे धीरे चिकन पॉरेज बनाना शुरू किया। जब पॉरेज रेडी हो गया तो उसने सॉफ्टली मैरिन को उठाया और एक स्पूनफुल उसके मुंह की तरफ बढ़ाया। मैरिन ने पहला बाइट लेते वक्त थोड़ा स्ट्रगल किया, जिससे गोजो को लगा कहीं उसने बहुत गर्म तो नहीं परोस दिया। उसने दूसरा बाइट थोड़ा ठंडा करके फीड किया और इस बार मैरिन आराम से खा पाई और हल्की सी तारीफ भी कर दी। जैसे जैसे वो धीरे धीरे खा रही थी उसकी आंखों में आंसू भरने लगे। उसने गोजो को बताया कि वो पहले बहुत डरी हुई थी, हिल भी नहीं पा रही थी और खाने को भी कुछ नहीं था। ये सब सुनकर गोजो का दिल एकदम मेल्ट हो गया। मैरिन की ये वल्नरेबल हालत देखकर उसे लगा कि उसने जो किया वो बिल्कुल सही था। मैरिन ने जैसे ही और खाने का इशारा किया, गोजो ने हंसते हुए उसे फिर से खिलाना शुरू कर दिया। जब वो खाना पूरा कर चुकी तो गोजो ने उसे वो दवा दी जो उसने साथ में लाई थी। मैरिन फिर से आराम से लेट गई और गोजो ने सॉफ्टली कहा कि दवा का असर होते ही वो बेहतर महसूस करेगी। गोजो किचन साफ करने चला ही था कि मैरिन ने धीमी आवाज में उसे थैंक्स कहा कि उसने उसका इतना ख्याल रखा। फिर उसने गोजो से पूछा क्या वो थोड़ी देर उसके साथ बैठ सकता है। गोजो ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए हाँ कहा। कुछ देर बाद जब मैरिन की फीवर थोड़ा कम हुई, गोजो ने उसे बताया कि उसने एक्स्ट्रा पॉरेज बना लिया है ताकि बाद में भूख लगे तो खा सके। तभी डोरबेल बजी और हॉलवे से नोआ की आवाज आई जो कुछ फ्रेंड्स के साथ मैरिन से मिलने आई थी। गोजो का दिमाग एकदम पैनिक मोड में चला गया। उसे लगा कि अगर नोआ ने उसे यहाँ देख लिया तो वो जरूर कोई गलत मीनिंग निकाल लेगी, शायद यही सोचे कि वो सीक्रेटली डेटिंग कर रहे हैं। ऐसे में गोजो जल्दी से भागते हुए मैरिन की बैल्कनी की ओर गया और बोला कि वो वहीं छुप जाएगा जब तक सारे लोग चले नहीं जाते। मैरिन उसे बैल्कनी की तरफ भागते देखती रही और सोचती रही कि वो उसके फ्रेंड्स के साथ बस कैजुअली क्यों नहीं मिल लेता, लेकिन चिली हवा में इतने देर तक बैल्कनी में छुपे रहने के कारण गोजो खुद ही कोल्ड पकड़ लेता है। कुछ दिन बाद मैरिन और गोजो एक एक्वेरियम विजिट करते हैं जहाँ नियर बाय चल रहे कॉस्प्ले कन्वेंशन का भी फायदा उठाकर वो कुछ कैजुअल शॉट्स लेने का प्लान बनाते हैं। मैरिन फिर से शिजुका के रूप में तैयार होती है, इस बार एक डिफरेंट आउटफिट में। क्राउडेड कॉस्प्ले जोन में फंसने की बजाय वो पूरे शहर में घूम घूम कर सीनिक शॉट्स लेने का प्लान बनाते हैं। मैरिन की एक्साइटमेंट एक्वेरियम पहुंचते ही और बढ़ जाती है। वो सीधा दौड़ती हुई पेंगुइन और ऑटर सेक्शन की तरफ जाती है ताकि कुछ क्यूट सी एनिमल्स देख सके। तभी अचानक वो रुक जाती है। उसकी नजर एक और कॉस्प्लेयर पर पड़ती है जो काफी फेमिलियर लग रही होती है। जब वो लड़की पलटती है तो मैरिन तुरंत पहचान जाती है कि वो सुबारू कैरेक्टर कॉस्प्ले कर रही है जो कॉस्मिक आइडल्स गेम से है। मैरिन गोजो को एक्साइटेडली बताती है कि उस गेम में सारे आइडल्स लव इंटरेस्ट होते हैं, लेकिन प्लेयर को अपना रिलेशनशिप छुपा कर रखना होता है वरना गेम ओवर। वो लड़की के आउटफिट की एक्यूरेसी देख के इम्प्रेस्ड होती है, लेकिन उसे थोड़ा अजीब भी लगता है। मैरिन ऑब्जर्व करती है कि वो लड़की बार बार खुद को एडजस्ट कर रही है और थोड़ा परेशान दिख रही है। वो पूछती है कि कुछ गड़बड़ है क्या। लड़की थोड़ी हिचकिचाते हुए बताती है कि उसकी स्कर्ट का हुक टूट गया है और शायद कहीं रास्ते में गिर गया। मैरिन और गोजो दोनों बिना देर किए जमीन पर बैठकर वो हुक ढूंढने लगते हैं और उसे कंफर्ट देते हैं कि वो जरूर मिल जाएगा। थोड़ी देर में उन्हें वो मिसिंग पीस मिल भी जाता है। लड़की राहत की सांस लेती है और अपना कॉस्प्लेयर नेम बताती है अमेन। मैरिन और गोजो भी कैजुअली अपना नाम बताते हैं और मेंशन करते हैं कि मैरिन के सारे आउटफिट्स गोजो ही बनाता है। अमेन को पहले तो लगता है कि उन्होंने अपना रियल नेम ऐसे ही क्यों बता दिया, लेकिन जब मैरिन उसे फोटो के लिए कहती है तो वो थोड़ा रिलैक्स हो जाती है। अमेन पहले फोटो के लिए हाँ करती है, लेकिन फिर नीचे देखती है और थोड़ा हेजिटेट करने लगती है। उसे रियलाइज होता है कि उसकी स्कर्ट अभी इनकम्प्लीट है, इसलिए वो पोलाइटली मना कर देती है और कहती है कि उसे जाना होगा क्योंकि एक कॉस्प्लेयर की ड्यूटी होती है एक्यूरेट दिखना। गोजो आगे आता है और ऑफर करता है कि वो स्कर्ट फिक्स कर सकता है। वो अपना कॉम्पैक्ट सोइंग किट निकालता है और एक्सप्लेन करता है कि मैरिन की वार्डरोब इमरजेंसी के लिए वो हमेशा साथ में रखता है। अमेन थोड़ा सोचती है और फिर अग्री कर जाती है, लेकिन जैसे ही गोजो रियलाइज करता है कि वो गर्ल्स रेस्टरूम में तो जा नहीं सकता, वो ऑकवर्ड फील करता है। तभी अमेन बड़ी कामली बोलती है कि कोई बात नहीं, वो मेंस रेस्टरूम यूज कर सकते हैं। अमेन बहुत कैजुअली एक्सप्लेन करता है कि वो एक्चुअली मेल है। गोजो और मैरिन दोनों एकदम शॉक में फ्रीज हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने तो सोचा ही नहीं था कि वो क्रॉस ड्रेसिंग कर रहा होगा। वेन्यू पर पहुंचते ही मैरिन और गोजो सीधा ड्रेसिंग रूम की तरफ जाते हैं जहां गोजो स्कर्ट को मेंड करने लगता है और अमेन अपना मेकअप थोड़ा टचअप करता है। मैरिन मीनवाइल कन्वेंशन फ्लोर एक्सप्लोर करने निकल जाती है और एक्साइटमेंट से मर्च ब्राउज करती रहती है। गोजो स्कर्ट रिपेयर करते हुए बार बार अमेन की तरफ देखता है। उसे अब तक यकीन नहीं हो रहा कि वो सच में लड़का है। उसकी स्टाइल मेकअप लुक से लेकर उसकी नेचुरल मूवमेंट्स तक सब कुछ इतना फेमिनिन लगता है कि कंफ्यूजन होना ऑब्वियस है। तभी उसकी नजर अमेन के मेकअप पाउच पर जाती है जहां उसे एक लिक्विड ग्लू जैसा छोटा बॉटल दिखता है जो बाकी मेकअप आइटम्स से अलग है। गोजो को लगता है शायद यही किसी तरह अमेन की लुक को पूरा करने में काम आता होगा। उसके दिमाग में थॉट्स चलने लगते हैं कि कॉस्प्ले में ग्लू का कहां और कैसे यूज होता होगा। इसी
क्यूरियोसिटी के चलते गोजो का फोकस थोड़ा भटक जाता है और वो स्टिच करते हुए पैटर्न भूल जाता है। अमेन उसकी एनर्जी में चेंज नोटिस करता है और क्वाइटली पूछता है कि सब ठीक है ना। गोजो थोड़ा चौंकता है, फिर तुरंत अपने काम पर ध्यान वापस ले आता है। दूसरी तरफ मरीन को कन्वेंशन में सुजुका मिलती है जो उसी इवेंट में आई हुई है। दोनों एक्साइटमेंट से मिलती हैं और पिछले शूट की मेमोरीज पर बात करती हैं। सुजुका मरीन के शिजुका वाले कॉस्प्ले की तारीफ करती है और जेन्युइनली इंप्रेस होती है उसकी डिटेलिंग देखकर। मरीन खुश हो जाती है ये सुनकर कि सुजुका को स्लिपरी गर्ल्स के बारे में पता है, और भी ज्यादा सरप्राइज तब होता है जब सुजुका बताती है कि मरीन की शिजुका वाली फर्स्ट कॉस्प्ले ने ही उसे फ्रेंचाइज में इंटरेस्टेड किया था। ये सुनकर मरीन को प्राउड फील होता है। फिर दोनों की बात गेम के करंट इवेंट पर शिफ्ट होती है और फिर मरीन के आउटफिट पर डिस्कशन शुरू हो जाता है। सुजुका आउटफिट की क्राफ्ट्समैनशिप की तारीफ करती है और कैरेक्टर शिजुका की नो अंडरगारमेंट वाली ट्रेड को याद करती है। फिर थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछती है कि क्या मरीन ने इस बार भी वही डिटेल फॉलो किया है। मरीन बिना हेजिटेशन के अपना हकामा उठाकर शॉर्ट्स दिखा देती है और कहती है कि आखिर ये पब्लिक कन्वेंशन है। सुजुका फटाफट पैनिक करके उसे वापस नीचे करने को कहती है ताकि कोई देख ना ले। कुछ देर बाद मरीन गोजो और अमाइन से कन्वेंशन के एक रेस्ट एरिया में मिलती है। अमाइन फिर से थैंक करता है और बताता है कि ये उसका फर्स्ट टाइम है ऐसे इवेंट में पार्टिसिपेट करने का। जब वो मुस्कुराता है तो मैरिन लिटरली मेल्ट हो जाती है क्योंकि उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल सुबारू जैसे सॉफ्ट और चार्मिंग वाइब्स देता है। गोजो अब भी उस अर्लियर ग्लू वाली बात को लेकर क्यूरियस होता है तो वो आखिरकार पूछ लेता है। अमेन कंफर्म करता है कि वो लिक्विड ग्लू है और दिखाता है कि वो इसे अपने विग के पार्ट्स को चेहरे पर स्टिक करने के लिए यूज करता है। इससे उसके चेहरे की एंगुलर फीचर्स हाइड हो जाती हैं और फेमिनिन लुक बनती है जो स्पेशली फोटोज में बहुत यूजफुल होता है। फिर वो अपना फोन निकालकर अपने पास्ट कॉस्प्लेस की गैलरी दिखाता है। मरीन और गोजो दोनों स्टंड रह जाते हैं उसकी डिटेलिंग देखकर। अमेन के फीमेल कैरेक्टर्स में ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर वो लोग जेन्युइनली इंप्रेस्ड होते हैं क्योंकि वो हर लेवल पर कन्विंसिंग लगता है। उसके स्मॉल डिटेल्स भी इतनी परफेक्ट हैं कि उसे लड़का इमेजिन करना भी मुश्किल हो जाता है। फिर अमेन थोड़ा शाय होकर पूछता है कि कहीं उसके पोजिंग स्टाइल में कोई ऑकवर्डनेस तो नहीं लगती। उसे अब भी डाउट होता है कि क्या वो फीमेल पोर्ट्रेयल सही से कर पा रहा है। मरीन उसे अश्योर करती है कि वो अमेजिंग कर रहा है और अपना एक फोटो कंपैरिजन में दिखाती है। गोजो थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करता है और एक ऐसी फोटो पर रुकता है जहां चेस्ट बहुत नेचुरली दिख रहा होता है। वो डिसबिलीफ में स्टेयरिंग करता है क्योंकि वो बिल्कुल भी फोटोशॉप्ड नहीं लगता। अमेन कैजुअली एक्सप्लेन करता है कि कॉस्प्ले में अलग अलग टाइप्स के अटैचेबल चेस्ट्स आते हैं और ऑफर करता है कि वो दिखा भी सकता है। मरीन सुपर एक्साइटेड हो जाती है। गोजो उस फोटो को इतने ध्यान से देखने पर तुरंत रिग्रेट करने लगता है और उसका चेहरा कंप्लीट साइलेंट पैनिक में फ्रीज हो जाता है।